नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सारणिक क्या है, सारणिक को साधारण तरीके से कैसे हल करते हैं और उन्हें गुणधर्मों की सहायता से कैसे हल करते हैं। अब स्टूडेंट्स के सामने क्या चैलेंज आता है कि सर हमें थ्योरी समझ में आती है, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म सब अच्छे से समझ में आ रखे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको अप्लाई करने में थोड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी और मैं कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स और डिस्कस करता हूँ जिनसे आपको चीज़ समझ में आने लगेगी कि कैसे और कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी है। तो हम लोग क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखें ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 49, 39, 10, 172, 641। इसका मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है। बिना विस्तार के ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ? हमें गुणधर्मों की सहायता से हल करना है। अब देखिए, यहां पर यह संख्या बड़ी है तो हमें बड़ी और छोटी संख्याओं में रिलेट करना पड़ेगा। ये 49 है तो 6 को किससे गुणा करूं कि वो 49 के आसपास आ जाए। उसी ढंग से 39 और ये 4 है तो किससे गुणा करूं कि 39 के आसपास आ जाए। तो देखिए 6 8 जा 48 होता है, 49 में से 48 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि यहां पर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूं, C1 एज C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3। समझ गए बात? अब देखिए पहले स्तंभ में से घटाएंगे किसको? तीसरे स्तंभ को 8 से गुणा करके। तो साथ साथ अब आप कैलकुलेशन में ध्यान देते जाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते जाएं। 8 6 जा 48, 49 में से 48 जाएगा, क्या बच गया? 1। ये 4, 8 4 जा 32, 32 आ गया। 39 में से 32 जाएगा, क्या मिल जाएगा? 7। 10 में से 8 जाएंगे, क्या मिल जाएगा? 2। दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ हम एज इट इज लिख देंगे, 1 7 2 6 4 1। मजा आ गया, क्योंकि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ समान बन गए। जब दो स्तंभ समान होते हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। तो हम क्या रिजल्ट लिख देंगे? 0। इस प्रकार से गुणधर्मों का प्रयोग करके हम मजेदार तरीके से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी ए और इस तरह से 4abc हमें सिद्ध करना है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, परीक्षा भवन में हम प्रश्न को स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग तरह के दिमाग चलते हैं और सभी जने अपने अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज राइट हैं तो फाइनली रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है वो ध्यान देखें। हमारी कोशिश रहेगी मैक्सिमम 0 लाने। अब यहां पर क्या है? b प्लस सी है, ये b और c है। तो मुझे एक आइडिया मिल गया, मैं क्या करता हूं, b और c को जोड़ लेता हूं और पहले स्तंभ में से, पहली पंक्ति में से घटा देता हूं। देखिए गौर से, अगर मैं ऐसा कर दूं, R1 में चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं? R1 माइनस R2 प्लस R3 मीन्स दूसरे और तीसरे स्तंभ को जोड़ा और पहले स्तंभ में से घटा देता हूं। तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखिए इन दोनों को जोड़ा b प्लस सी, तो यहां क्या मिल जाएगा? 0। अब यहां पर मैंने इन दोनों को जोड़ा, c प्लस ए प्लस सी, तो क्या मिला? 2c प्लस ए, और R1 में से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 2c। इसी ढंग से R2 R3 को जोड़ा तो b प्लस ए प्लस बी, तो मुझे क्या मिला? a प्लस 2b, तो यहां क्या मिल गया? माइनस 2b। अब दूसरी तीसरी पंक्ति को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं? केवल और केवल R1 में कर रहे हैं। तो यहां लिख देता हूं b c प्लस ए सी, b a प्लस बी। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 0 में से सब कुछ कॉमन आता है, तो R1 पहली पंक्ति में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं R1 से 2 कॉमन, तो हमने यहां 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 0 माइनस सी माइनस बी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। अब यहां देखें ध्यान से,
ये 2 है। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, ये 2 एज इट इज लिख देता हूं। हम यहां पर क्या करेंगे, R1 है, R1 को फिक्स कर देते हैं और R2 में R1 को जोड़ देते हैं और R3 में भी R1 को जोड़ देते हैं। तो देखिए गौर से, R2 एज R2 प्लस R1 और R3 एज R3 प्लस R1। तीसरी पंक्ति में भी पहली पंक्ति को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलने वाला है, पहली पंक्ति हम एज इट इज लिख देते हैं 0 -c -b। अब पहली पंक्ति को इसमें जोड़ा तो क्या मिलेगा मुझे, b प्लस 0 b मिल जाएगा। ये c प्लस a है तो माइनस c जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, केवल a प्राप्त हो जाएगा और यहां पर 0 प्राप्त हो जाएगा। ये c है, c प्लस 0 c, यहां पर 0 और यहां पर a प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी में माइनस बी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। हमें 3 0 मिल गए हैं। अब तो साधारण तरीके से हम प्रसार कर लेते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने वाले हम 2 × 0 प्लस c। अब इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दिया तो क्या मिल गया, ba -0 -b। इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया 0 -ac 0 -ac। अब गौर से देखें, ये 2 ये बन गया abc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा abc इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2abc इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ abc। क्लियर? इस प्रकार से हमने प्रश्न को गुणधर्मों की सहायता से हल कर लिया। अगला प्रश्न आता है, अभी मैं आपको वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, अलग अलग तरह के सवाल, ये सैंपल प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें समझ लें ढंग से तो आपको प्रश्न करने में कम कठिनाई आती है। अब यहां पर हमें कहा गया ओमेगा इकाई का घनमूल है तो हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इनमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या यूज है, वो देखें ध्यान से। हम अच्छी तरह से जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, पहली बात। और दूसरी बात जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ये हमें अच्छे से पता है। ऐसा करने पर अब यहां मुझे कौन कौन दिख रहे हैं, एक तो ओमेगा की घात 4 दिख रही है और ओमेगा की घात 8 दिख रही है, तो इनको हम रिड्यूस करते हैं। ओमेगा पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का मान कितना है 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा ओमेगा। ओमेगा पावर 8 है, उसको मैं लिख देता हूं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जहां ओमेगा पावर 8 है वहां तो लिख दूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर, और जहां ओमेगा की पावर 4 है वहां पे लिख दूंगा ओमेगा। तो अब हमें अवयव क्या मिल गए 1, ओमेगा पावर 4 की जगह ओमेगा और ओमेगा पावर 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर। फिर यहां पर ओमेगा स्क्वायर 1, यहां पर ओमेगा स्क्वायर, यहां 1, यहां पे ओमेगा। अब देखें ध्यान से, यहां पर अलग अलग अवयव हैं। अगर मैं पहले स्तंभ में दूसरे और तीसरे को जोड़ देता हूं, मैं ऑपरेशन लगाता हूं C1 में चेंज करता हूं C1 प्लस C2 प्लस C3, दूसरे और तीसरे स्तंभ को पहले में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। बाकी एज इट इज कौन कौन है, यहां पर मिल जाएगा ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये 1,
और ये हो गया ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले स्तंभ के समस्त अवयव 0 हो गए। तो देखते जाएं, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब एक गुणधर्म को याद कीजिए, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो अब इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हमें इसका रिजल्ट लिखना है 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। x+4 2x 2x और हमें रिजल्ट ये चाहिए। आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें? अगर आप सही डायरेक्शन में शुरुआत करेंगे तो रिजल्ट भी सही मिलेगा। मुझे जरूरत है 5x + 4 की और साथ में x - 4 का होल स्क्वायर। यहां जो भी कंटेंट्स दिए हुए हैं इनकी सहायता से ये देखें कहीं मुझे 5x + 4 मिल सकता है। पहले स्तंभ में x + 4 है, यहां 2x है और ये भी 2x है, तो 2x + 2x कितने हो गए? 4x, और यहां पर x + 4 मीन्स 5x + 4 मिल रहा है। उसी ढंग से दूसरे में भी देख लेते हैं, इससे भी 5x + 4, इससे भी 5x + 4। तो मेरे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि मुझे सबसे पहला स्टेप क्या लगाना है? C1 + C2 + C3 मीन्स मुझे पहले स्तंभ में दूसरे और तीसरे को जोड़ देना है। ऐसा करने पर क्या मिल जाएगा मुझे? 5x + 4, 5x + 4 और यहां भी 5x + 4। उसी ढंग से ये क्या मिल जाएगा? 2x, x + 4, 2x, 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 x + 4। कोई तकलीफ नहीं। अब मैं क्या करता हूं, पहले स्तंभ से 5x + 4 को कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहां लिख देता हूं मैं, C1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या मिल जाएगा? 5x + 4 और यहां पर 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1। ये 2x 2x, यहां भी आ गया 2x, फिर आ गया x + 4 और यहां पर आ गया 2x, यहां पे आ जाएगा 2x और यहां आ जाएगा x + 4। क्लियर? जैसे ही 1 मिला मजा आ गया, क्योंकि 1 में से 1 घटाने पे 0 मिलता है। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे? अधिकतम 0 ले आएं। यहां गौर से देखें, अगर मैं पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा देता हूं तो मुझे 2 0 मिल रहे हैं। मैं एक ही ऑपरेशन लगाता हूं, R1 as R1 - R2, R1 में से R2 को घटा देता हूं, तो ये क्या मिला? 5x + 4। R1 में से R2 को घटाने पर ये हो गया 0। 2x - x - 4, 2x में से x गया x, तो यहां लिख देता हूं x - 4, 2x - 2x 0, फिर यहां पर 1, x + 4 2x, 1 2x, x + 4। अब इस सारणी को हल करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि हमारे पास 2 0 मिल चुके हैं। तो अटेंड कर लेते हैं। 5x + 4, ये ब्रैकेट में आ गया, 0 - x - 4। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या पाएंगे? x + 4 - 2x + 0, तो ये 5x + 4 मिल जाएगा और ये -x - 4 और ये वाला मिल जाएगा 4 - x। तो इसको अगले पार्ट में कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला? 5x + 4, ये बाहर पड़ा है ब्रैकेट के, और हमारे पास पहले क्या था? माइनस का x - 4 था, तो मैं लिख देता हूं
माइनस का x माइनस 4 और ये है 4 माइनस एक्स। तो हमारे पास बचा 5x प्लस 4 और ये वाला हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमें यही पार्ट सिद्ध करना था। देख लीजिए 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये था 4 माइनस एक्स, ये x माइनस 4 माइनस से कैंसिल हो गया और हमारे पास में आ गया 4 माइनस एक्स। तो ये वाला 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है सिद्ध कीजिए 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर A माइनस B B माइनस C C माइनस C। अब यहां पर हमें अच्छी बात क्या दिख रही है, सीधे ही 1 1 1 दिया हुआ है। तो 1 देखते ही दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि 1 माइनस 1 0 होता है। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। हम क्या करते हैं, एक पार्ट को फिक्स कर लेते हैं। मैंने जैसे C3 को फिक्स कर दिया। अब क्या करूंगा, पहले स्तंभ में से घटाऊंगा C3 को और दूसरे में से भी घटा देता हूं। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, C1 एज C1 माइनस C3 तथा C2 एज C2 माइनस C3। हम C1 में से भी C3 को घटाएंगे, C2 में से भी C3 को घटाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 मिल गया मुझे 0, ये मिल जाएगा A माइनस C और ये वाला मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये मिल जाएगा 0, दूसरे स्तंभ में से घटाना तो B माइनस C और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये 1 C और C स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, ऐसा होता है। अब यहां पर ये हो जाएगा A प्लस C इंटू A माइनस C। पहले स्तंभ से हम कॉमन ले लेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूं इसी को ढंग से। नेक्स्ट पार्ट, तो यहां पर हम लिख देते हैं 0 A माइनस C इंटू A प्लस C। ये हो जाएगा 0 B माइनस C इंटू B प्लस C। ये हो जाएगा 1 C स्क्वायर। अब यहां पर ढंग से देखें, पहले स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, A माइनस C, और दूसरे स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस C। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देखें, C1 से, यहां पर हम लिख देते हैं C1 से A माइनस C तथा C2 से B माइनस C। पहले स्तंभ से A माइनस C और C2 से B माइनस C हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, हम यहां लिख देते हैं A माइनस C और यहां लिख देते हैं B माइनस C। ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 0 1 A प्लस C, 0 1 A प्लस C। ये मिल जाएगा 0 1 B प्लस C और यहां मिल जाएगा 1 C और C स्क्वायर। अब तो साधारण तरीके से हमें सरल करना है, तो ये क्या हो गया, A माइनस C B माइनस C, 0 माइनस 0 प्लस 1। हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो इसको गौर से देख लें, इसको छुपाया तो क्या मिला, B प्लस C माइनस A माइनस C से C कैंसिल, तो A माइनस C B माइनस C और यहां पर क्या हो जाएगा, B माइनस A। हमें जो सिद्ध करना है सीक्वेंस में चाहिए, A माइनस B B माइनस C C माइनस C। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ C माइनस A। ये हो गया B माइनस C और ये हो गया माइनस ऑफ A माइनस B। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइनल रिजल्ट मिल गया A माइनस B B माइनस C C माइनस A। हमने वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स की हैं, जिनमें सभी में अलग अलग तरह की टेक्निक्स लगती हैं। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझें, फिर क्वेश्चंस का अभ्यास करें।
फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के अनुप्रयोग। सारणिक हमने पढ़ लिया, सारणिक को कैसे हल करना है साधारण तरीके से और गुणधर्मों के तरीके से। अब इसका एप्लीकेशन, इसको कहां यूज कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। 10वीं कक्षा तक हम लोग पढ़ते थे, अगर हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला लगाते थे और उसकी सहायता से हल करते थे। देखते जाएं, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। ये इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10वीं कक्षा में तो हम फॉर्मूला था उसको यूज करते थे, यहां पर हम सारणिक की सहायता से हल करेंगे। तो देखते जाएं, आप 10th में लिखते थे एरिया बराबर 1/2। फिर क्या लिखते थे आप? x1, साथ साथ पार्टिसिपेट करते जाएं, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप काम में लेते थे और इसकी सहायता से उत्तर ज्ञात कर लेते थे। अब यहां पर हमें क्या करना है? सारणिक का उपयोग करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 इसके शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और जो क्षेत्रफल आएगा उसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अगर सॉल्व करता हूं, मान लिया मुझे क्षेत्रफल मिलता है -10 इकाई, तो अभी मैं क्या लिखूंगा? +10 इकाई। क्लियर? तो यहां पर एरिया बराबर दिस वर्ग इकाई। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब जैसे आता है 3 बिंदु सरेखे हो। अगर 3 बिंदु ए, बी और सी सरेखे होते हैं तो हमें क्या करना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रखना होता है। तो देखते जाएं, स्टार मार्क करके हम लोग अटेंड करते हैं। देखें 5 स्टार लगा के, यदि a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 सरेखे हो, 3 बिंदु सरेखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का एरिया बराबर 0। ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। ये कंडीशन लगा देंगे तो हमें जो भी चीज पूछी जाएगी हम वो पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। कई बार दे देते हैं प्रश्न में, यदि 3 बिंदु सरेखे हो तो अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखें। हमें दिया गया है एक प्रश्न जिसमें कहा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए थे 2,5 -2, -3 और 6,0। तो देखते जाएं। पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे मुझे दे रखा है, मान लिया शीर्ष, कच्चा चित्र बनाया हमने, a 2,5, b दे रखा है -2 -3 और c दे दिया 6,0। हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1। तो हम क्या लिख देंगे? 2 5 1 -2 -3 1 6 0 1। फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1। तो ये जो a निर्देशांक है तो x1 y1 हो गया, तो 2 5 1
x2 y2 1 और x3 y3 1, यही हमें दे रखा है। अब तो साधारण सा काम है, फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा हमें 1/2, 2 इंटू, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या पाएंगे, -3 -0 -5, इसको छुपाया तो -2 -6 +1। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो 0 + 18। एक बार फिर ध्यान से देख लें, 1/2। सारणिक को हल करना है तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1/2, सबसे पहला अवयव कौन है, 2 है, 2 लिख दिया। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दीजिए, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 -0, फिर -5, ये -5 के संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो -2 -6 +1 तो 0 + 18। अब इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, -6, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8 5 जा 40, तो प्लस का आ जाएगा क्योंकि -5 इंटू -8, तो प्लस का 40 और यहां पर आ जाएगा 18। तो अब हमारे पास में क्षेत्रफल क्या बचा, देखिए गौर से, एरिया बराबर 1/2। अब यहां पर 18 में से 6 गए 12, तो 40 + 12, ये हो गया हमारे पास में 40 + 12, 1/2, और ये हो गया 52 इज इक्वल टू 26 वर्ग इकाई। तो हम लिखेंगे 26 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम सारणिक की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों। अब इसमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई और ये कहा गया अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए, शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। यदि मुझे क्षेत्रफल -10 प्राप्त होता है तो भी मैं 10 लिखता हूं और +10 प्राप्त होता है तो भी 10 लिखता हूं। इसका मतलब जब भी मुझे क्षेत्रफल दे रखा है तो मुझे 2 कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, प्लस और माइनस। क्षेत्रफल हमेशा हम मॉड में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे वो देखें गौर से। सबसे पहली बात, त्रिभुज बना दिया हमने, ए दे रखा है k, 4, बी दे रखा है हमें 2, -6 और सी दे रखा है 5, 4। क्लियर। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। सबसे पहला काम क्या करना है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का मान रख देते हैं। 35 वर्ग इकाई दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 35 वर्ग इकाई। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मॉड ऑफ 35, मापांक में लिखेंगे तो 1/2। x1 y1 1 मीन्स k 4 1 2 -6 1 5 4 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 35 को क्या लिख देंगे, +-35, +-35 बराबर 1/2। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। सारणिक को हल करना है, सबसे पहले k लिखा, इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया, -6 -4, तो क्या हो जाएगा, k गुणा -6 -4 -6 -4, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, -4। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दीजिए, पंक्ति को छुपाया, स्तंभ को छुपाया, 2 × 1 2 -5 2 -5। अब प्लस का निशान आएगा 1, तो यहां लिख देंगे 1। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 2 4 जा 8 +30, 8 + 3 0 30।
तो हमें क्या मिला, प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 10k, 2 माइनस 5 माइनस 3, तो 4 3 जा 12, तो प्लस 12 प्लस 38, तो प्लस माइनस 70 बराबर माइनस 10k प्लस 50। अब हमारे पास में दो कंडीशंस आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की आ गई, तो इसको हम ढंग से लिख लेते हैं, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। केस 1, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, 70 बराबर माइनस 10k प्लस 50, ये इधर शिफ्ट कर दें, 70 माइनस 50 मीन्स 20 बराबर माइनस 10k, तो माइनस 2 बराबर k। हमारे पास k का एक मान प्राप्त हो गया। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, नेगेटिव ले लीजिए। केस 2 नेगेटिव लेने पर मीन्स 70 का मान माइनस में ले लेता हूं, तो मैं लिख देता हूं माइनस 70 बराबर माइनस 10k प्लस 50, तो माइनस 10k प्लस 50, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 120 बराबर माइनस 10k, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास k के दो मान प्राप्त हो गए, -2 और 12। अब हम लोग एग्जाम में गड़बड़ क्या करते हैं, हम लोग केवल एक ही केस लेते हैं, केवल पॉजिटिव वाला केस लेते हैं, जिससे केवल एक मान प्राप्त हो जाएगा और मार्क्स में सीधा सीधा डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, हर ढंग से क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है सरल रेखा का समीकरण। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना सीख लिया, सारणिक की सहायता से सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखें। हम लोग जानते हैं अगर तीन बिंदु ए बी सी सरेखे होते हैं तो क्या होता है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसी ढंग से यहां पर आपको कह दें कि दो बिंदुओं ax1y1 तथा bx2y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारा टारगेट है ax1y1 और bx2y2, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण सारणिक की सहायता से ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लिया इस पर एक अन्य बिंदु है, इस रेखा पर एक वेरिएबल बिंदु है px, y, एक बिंदु px, y है। अब यहां पर चित्रानुसार देखें, ये बिंदु P, A और B एक ही रेखा पर है, मीन्स सरेखे हैं। जब तीन बिंदु A, B और C सरेखे होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अतः यहां हम कहेंगे P, A, B सरेखे हैं। अतः त्रिभुज PAB का एरिया बराबर 0, तो हम क्या कहेंगे, हाफ x1y1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। बिल्कुल सिंपल। हमने क्या किया, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 0 कर दिया, और जब हम इस सारणिक को हल करेंगे तो हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। सारणिक के प्रयोग से बिंदुओं 3,1 और 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये पार्ट हमें अटेंड करना है। सबसे पहली बात हमने क्या किया, ये मान लिया एक बिंदु कौन दिया हुआ है हमें, A 3,1, दूसरा बिंदु कौन दिया हुआ है, 9,3, और हमने यहां पर एक बिंदु मान लिया px, y। हमें इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और इस रेखा पर हमने एक बिंदु px, y मान लिया। अब चित्रानुसार ये तीन बिंदु P, A तथा B सरेखे हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं।
अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ एक्स वाई 1 3 1 1 9 3 1 बराबर 0। हमें बराबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। चूंकि P, A तथा B सरेखे हैं, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। फिर हम ये स्टेप लिखेंगे। अब यहाँ पर कैसे अटेंड करें, सारणिक को हल करना है 1/2। अब यहाँ पर x, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दीजिए, शेष बचे हुए सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। 1 × 1 तो 1 -3 -y। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो क्या पाया, 3 - 9 +1। संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 9 - 9 9 - 9 बराबर 0। अब यहां देखिए ध्यान से, 1/2 पड़ा है, 1/2 0 में चला जाएगा। अभी हम यही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर यहां पर x इंटू क्या हो गया, यहां पर हमने किया था 1 - 3, तो मैं लिख देता हूं -2x। और ये वाला 3 - 9 मीन्स -6, तो -6 इंटू -y +6y लिख देते हैं, +6y +0 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, -2x + 6y बराबर 0। तो 2x - 6y बराबर 0, तो x - 3y बराबर 0। ये हमें सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले सारणिकों के गुणधर्म की सहायता से उनको अटेंड करना, प्रश्नों को कैसे अलग अलग तरह से अटेंड करना। दूसरी बात, सारणिक के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। आज आप इन सभी पार्ट्स को अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से रिवाइज करें और इनकी प्रैक्टिस करें। मेरे ख्याल से बात आप अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।